अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, जो इस वक्त फाइनल हो चुकी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का नाम फाइनल हुआ है। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ, जबकि सेनेट से फारूक एच नाइक का नाम इसमें शामिल किया गया है। सेनेट से JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नाम पार्लिमानी कमेटी में शामिल किया गया है। PTI का भी चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल का हिस्सा बनने का फैसला। कौमी असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर खान और साहबजादा हामिद रजा का नाम शामिल किया गया है। सेनेट से बैरिस्टर अली जफर का नाम कमेटी में शामिल है। MQM ने खातून रुकन राना अंसार का नाम दे दिया है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है और पहले मरहले में कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए मुमकिना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर गौर होगा। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक अहम संग-ए-मील अबूर हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के गजट नोटिफिकेशन के साथ इस तरमीम का बाज़ाब्ता नफाज भी हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों के बाद ये तरमीम नाफिज हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार में अहम तब्दीलियाँ लाई गई हैं। काबीना और दोनों ऐवानों की मंजूरी के बाद ये आईनी तरमीम नाफिज हुई और इस आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी के जायजे का तरीकाकार, चीफ जस्टिस की तकर्री का निज़ाम और अदालती इस्लाहात का नया खाका पेश किया गया है। अब सवाल यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस तरमीम पर बात करते हुए अहम नकात उजागर किए हैं। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामान को अदलिया के ज़ेर नगी होने से बचाना है। काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की और इज्जत से घर जा रहे हैं, लेकिन एक ख़ास ग्रुप है जो कि अदलिया पर उजारादारी कायम रखना चाहता है और हम उसे ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान जाहिर करता है कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी और पार्लियामान के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहती है। उनके मुताबिक कुछ हल्के अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस तरमीम का मकसद ऐसी कोशिशों को रोकना है। उधर गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखकर पार्लिमानी कमेटी बराए चीफ जस्टिस तकर्री के लिए 4 सेनेटर्स के नाम तलब किए। कमेटी में 12 अरकान, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर चुके हैं, वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं, जिनमें 8 कौमी असम्बली और 4 सेनेट के अरकान इस वक्त शामिल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए मुतारिफ कराए गए जो नए तरीक़ाकार हैं, आपको क्या लगता है उसके अभी क्या असरात होंगे? देखें, सबसे पहला असर तो ये हुआ कि नया चीफ जस्टिस जो होगा वो हुकूमत बनाएगी। इस पार्लिमानी कमेटी में 2/3 के करीब लोग जो है हुकूमती इत्तेहाद की है। 12 में से 8 अरकान बनते हैं MQM और पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और 3 इसमें तहरीक इंसाफ के हैं। चौथे आप JUI का अगर शुमार कर लें अपोजिशन में तो ये 4 बनते हैं। यानी एक वाज़े तौर पे बिल्कुल एक इख्तियार हासिल हो गया है हुकूमत को कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाया जाए 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से। तो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल चला रहा था 96 से अल जिहाद केस के फैसले के बाद से, आपको पता है कि तरमीम के बाद खत्म हो चुका है। यानी आज वैसे ये बाइंडिंग नहीं है। आज ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी अगर चाहे तो सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस बना सकते हैं, और अगर वो चाहें तो नंबर 3 वाले तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी में जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उनको भी चीफ जस्टिस बना दे। इम्कान शायद ज्यादा लग रहे हैं। तो ये इख्तियार जो हुकूमत को मिलना ये बड़े अरसे बाद है, और ज़ाहिर इसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। इसमें तनकीद भी की जा सकती है, की जा रही है। और लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या फैसला करती है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाते और किसी और जज, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उनके बारे में तो बिल्कुल ही सिर्फ इम्कान है कि उनको बनाया जाए। तो जस्टिस अगर याहिया आफरीदी को बनाते हैं तो फिर तो ऐसे लगेगा कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ही ये अमेंडमेंट हुई। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बना देते हैं चीफ जस्टिस तो उससे एक फायदा ये होगा कि सीनियरिटी की प्रिंसिपल तो मतलब इस दफा के लिए बन जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर क्योंकि 3 साल का होगा, वैसे तो उनको 3 साल से ज्यादा का बनता था अगर वो चीफ जस्टिस बनते, लेकिन अब चूंकि अमेंडमेंट हो चुकी है कि नया जो भी चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल का टेन्योर उसका होगा, जब तक 65 साल उसकी उम्र नहीं हो जाती। तो उससे ये का मतलब समझेगा कि मैं खाली वकला को
या तंजीमों का, या वो जो एक तहरीक चलाने का जिस तरह एक ऐलान किया जा चुका है, उसमें शायद कुछ थमा हुआ आ जाए और ठीक स्टेबिलिटी है। लेकिन आमिर साहब अभी दूसरी तरफ जब हम इसी तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं तो पहले तनकीद ये थी कि कहीं ना कहीं अदलिया भी हमें तकसीम दिखाई देती है। जैसे ही किसी बेंच का नाम सामने आता था कि इस बेंच में ये तमाम जजेस सामने हैं तो अंदाज़ा तमाम सियासी पार्टियां ये कर लेती थी कि फैसला किसके हक में आएगा, किसके खिलाफ आएगा। जब हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएगी, और आपने खुद ही उन चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चांसेस कम हैं, उससे सबसे ज़्यादा कम चांसेस जस्टिस मुनीब अख्तर के हैं, और हुकूमत को उन्हीं से शायद ज़्यादा खतरा भी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जाएंगे तो फिर ये तो बिल्कुल क्लियर मामला हो जाएगा। जी, ऐसे ही लग रहा है। और अगर जैसे याहिया अफरीदी बनते हैं चीफ जस्टिस, तो उसमें फिर अगला सवाल ये होगा कि जो आईनी बेंच है, जो सबसे अहम इख्तियार कर चुका है, उसका सरबराह कौन, उसे प्रिजाइड कौन करेगा। तो उसमें नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का आ रहा है जो नंबर 4 पे है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी अगर वो एक्सक्यूज कर ले, क्योंकि बाद ये होता है जजेस को सीनियरिटी प्रिंसिपल को अगर वो किया जाए, अगर उससे डेविएट किया जाए, तो बाद जजेस भी कहते हैं नहीं हमारा हक नहीं बनता, वो माजरत कर लेते हैं। मतलब ऐसा हुआ है मादी में भी। तो अगर ऐसा हो तो फिर उससे अगले नंबर पे यानी चौथे नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर याहिया अफरीदी को अगर उनका नाम लिया गया और उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया, अगर ऐसा ना हुआ और याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस, अभी तो ज़ाहिर एक मफरूजा ही है, तो मैंने कहा ना इसके इम्कान तो बहरहाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दी जाए, थोड़े कम सही लेकिन बरत है तो सही ना। तो लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया तो इसके तभी इम्कान होंगे कि आईनी बेंच का सरबराह जो है या उसको प्रिजाइड करने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आएगा। और उस बेंच में देखें जजेस जिस तरह भी हों, मतलब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अभी भी हैं, 2 दिन 3 दिन तो है, तो वो उनके बेंचेस का भी फैसलों का अंदाजा हो जाता था। अभी 63A का जब उन्होंने फैसला रिव्यू कर रहे थे तो हर एक को अंदाजा था कि क्या फैसला होगा, क्योंकि जजेस का अपना एक नेगेटिव बात नहीं है, इसलिए आज नेगेटिव नहीं है कि जजेस का अपनी एक जूरिस्प्रूडेंस होती है, एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और सिर्फ ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें कुछ जजेस उनमें कंजर्वेटिव होते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी ने लगाई हैं, और कुछ डेमोक्रेट पार्टी लगाई है, लिबरल जजेस है। उन जजेस का भी हर एक को पता होता है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उससे उनकी ईमानदारी में फर्क नहीं पड़ता। मतलब जजेस का एक जूरिस्प्रूडेंस होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अपनी वो जो उसे वो अंधे मुकल्लद नहीं होते। मतलब अभी जी ये जो आईनी बेंच बनेगा वो भी किसी मामले में हुकूमती किसी केस को टेकअप कर सकते हैं, है तो जजेस ही ना, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं ना। अब जाहिर तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को लगेगा कि शायद सिस्टम को उसका ना करें, लेकिन कोई भी यानी जजेस, भारत जजेस ही है ना, वो किसी भी मामले में अपनी राय बदल भी सकती हैं, और ऐसे हमने देखा भी है, तब्दील भी होती रही है। अभी जैसे याहिया अफरीदी साहब ने जैसे काजी फाइज के खिलाफ जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस की शुरू में जो काजी याहिया अफरीदी की राय डिफरेंट थी, लेकिन जब नजरसानी हुई तो उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस काजी फाइज के हक में वोट डाला, और उसी वजह से ही काजी साहब पे वो रेफरेंस से बरी हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप आमिर साहब फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अदलिया हमें मुनक़सिम दिखाई दी। यकीनी तौर पर आप भी दुरुस्त बात कर रहे हैं, अमेरिका की जिसने से आपने मिसाल कोट की है, यहाँ पर जजेस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब अदलिया के अंदर जो मामला फिर हमने देखे, अगर किसी बेंच में किसी जज को शामिल कर लिया जाता वो मना कर देता, जिस बेंच में ना शामिल किया जाता फिर उस पर खत लिख दिया जाता, तो आपस में ही जो एक बातचीत का फुकदान हमें नजर आया सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है वो भी बुनियादी कुछ वजूहात थी जो कि आईनी तरमीम की तरफ फिर ये तमाम मामला गया? और इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया की शफाफियत में आप किस तरह से देख रहे हैं, इजाफा होगा या अदलिया की खुद मुख्तारी किसी तरह से मुतासर होने का खदशा भी है आपको? देखें, जब आपने भी ख्वाजा आसिफ का ये बयान आपने सुनाया, अपने लिए भी ख्वाजा साहब ने कहा कि अदलिया में ग्रुप है और हम उसको खत्म करना चाहते हैं। जब पार्लियामेंट अराकीन पार्लियामेंट ये कहें कि जजेस के अदलिया के एक हिस्से को जो उनसे ज़ाहिर मुख्तलिफ राय रखते हैं खत्म करना चाहते हैं, तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, ये भी गैर जमहूरी एक रवैया है ना। पार्लियामेंट को बर्तरी हासिल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, जजेस बनाने में एक फैसला कुछ बर्तरी हासिल हो गई है। इससे पहले ये बर्तरी जुडिशरी को थी, अब अगर पार्लियामेंट को है तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है। अभी जो नए जजेस का तकर्रर होगा हाई कोर्ट में जजेस वगैरह का, इनको चाहिए कि ऐसे बेस्ट जज लगाएं, ऐसे यानी शफाफ जज हों, इतने काबिल कॉम्पिटेंट हों और गैर जानबदार हों, कोई सियासी वाबस्तगी किसी की ना हो, ताकि लोगों को पता लगे कि पार्लियामेंट ने बेस्ट तकर्रियां की है। ये भी पार्लियामेंट ने साबित करना है। ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी है इसका फैसला भी आज साबित करेगा कि क्या उनकी
क्या ओपिनियन है, किस हद तक ये वक़्त सुनवाई और फिर जो जुडिशियल कमीशन जो बनेगा जिसमें अब पार्लियामेंट के लोग शामिल किए गए हैं सेनेट रिफॉर्म असेंबली से, वो उसमें जो अक्सरियत अब इस वक्त पार्लियामेंट हुकूमत की हो गई है, तो उनके भी जो तकर्रियां होंगी वही क्रेडिबिलिटी को ज़ाहिर करेंगे। यानी ये नहीं कि अगर पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिल गई है, पर देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट से रही है ना, हुकूमतें रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेशुमार खराबियां हुकूमतों की वजह से ही पैदा हुई है ना। आज जो हम जितने मफरूज हैं, मसाइल का शिकार हैं, हमारी इकॉनमी बिल्कुल तबाहाल हो चुकी है, हमारी माजी की हुकूमतों ने ऐसा किया ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमतों के बगैर। और पिछले तो 3-4 हुकूमतों से तो आप देखें ना, जनरल परवेज मुशर्रफ का 2008 से लेके तो डायरेक्ट पोलिटिकल हुकूमतें ही चली आ रही है ना, मुशर्रफ माशाल्लाह तो नहीं रहा, और उसी में ही 2008 से लेके 24 तक बहुत ज्यादा मुआशी कर्जे हुए हैं, बहुत मसाइल हुए हैं, इकॉनमी डैमेज हुई है, सब चीजें हमारे सामने ही है। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस, इनको अच्छी परफॉर्मेंस ही तमाम इल्जामात पे जवाब है। ठीक है, और लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अदालती निज़ाम में जजेस की जो कारकर्दगी है उसका सालाना जायजा भी लिया जाएगा, इस नए तरीकेकार को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो तमाम तर मामला फिर हम अदलिया में देखते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि अदालतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, बड़ा स्लो प्रोसेस है, लोगों को इंसाफ जो है वो जल्दी नहीं मिलता, फर्क पड़ेगा? देखिए, हाई कोर्ट का रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट का सालाना रिव्यू है। अगर उसको अच्छे तरीके से बरता जाए तो सब तो ठीक है, तो एक चेक होना चाहिए जो जजेस हाई कोर्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे या फैसलों में डिले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उनका, लेकिन उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जज ने अगर हुकूमत के खिलाफ जाके इंतजामिया के खिलाफ फैसले किए हैं, क्योंकि दिलेर मजबूत जज है, उसके सजा के तौर पर ये बात इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो सालाना रिव्यू की बात। दूसरी बात ये है कि असल मसला देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा लोअर कोर्ट्स में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस हैं, ठीक है, नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि लोअर कोर्ट्स में यानी सिविल और सेशन कोर्ट्स में 34 लाख केसेस हैं, 34 लाख, 3.5 मिलियन केस बनते हैं, और आम आदमी का वास्ता उनसे पड़ता है। मतलब कौन सा आम आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस भर सकेगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? हाई कोर्ट में भी लोग केसेस नहीं जाते, आम आदमी के सबसे ज्यादा केसेस होते हैं सिविल जजों की अदालतों में या सेशन कोर्ट से। हाई कोर्ट से जाकर बेचारों की कमर टूट जाती है, मुश्किल हाई कोर्ट की फीस वकील की भर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक वैसे भी लॉ पॉइंट पे जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आम लोगों की जायदाद के, जमीनों के झगड़े और दूसरे मामला में इतना होता ही नहीं है। तो लोअर कोर्ट्स में मेरी ख्वाहिश थी कि तरमीम में लोअर कोर्ट्स में भी सलाहत लानी। जब आप कहते हैं ना अदलिया में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो अदलिया का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा आम आदमी से कंसर्न है, जिसके केसेस बहुत ज्यादा देखिए ना आपको। हमें सब तनकीद ही ये हो रही है अभी मौजूदा हुकूमत पर कि आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ सोचते ही नहीं है। आम आदमी के लिए तो कौमी असेंबली के सेशन इतने लेट नहीं ना रखे जाते कि पूरी रात इंतजार किया जाए कौमी असेंबली का सेशन कब होगा। तो अभी इसलिए हुकूमत पर तनकीद यही है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर उनकी नजर थी, जहां से उन्हें ये लग रहा था कि उनके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स के वाले से भी फैसला करना चाहिए था अगर अवाम को फैसिलिटेट करना है तो। जी बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए एक अच्छी बात ये हुई है इस तरमीम के बाद से, अब हुकूमत ये नहीं कह सकती कि अदलिया हमारे लिए रुकावट बन रही है। अब हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हम ये काम अच्छे काम करना चाहते थे, जुडिशरी ने स्टे दे दिया, हमारी अपॉइंटमेंट्स को रोका, हमारी कैबिनेट के फैसलों को रोका, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत तो कैबिनेट के किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देर बहस नहीं लाया जा सकता। अब हुकूमत के पास उधर कोई नहीं है, न सिर्फ इस हुकूमत की बात बल्कि आइंदा नहीं हुकूमतों की बात की। अब इन्हें परफॉर्म करना चाहिए, 100% परफॉर्म करना चाहिए। अब इनके पास ये जिसको मर्जी वजीर लगाए, मशीर लगाए, जो मर्जी होते पे लगाए, अदालतों ने उसमें रुकावट नहीं डाली। तो इनको चाहिए, अच्छा एग्रीमेंट्स में कोई होता था कि एग्रीमेंट्स जो है हमारे लिए मसला होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में अदालतें दखल देती है, फिर जुर्माने होते हैं, अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है ना। अब इनको पास उधर कोई नहीं है, तो इसलिए जुडिशरी में जो जजेस इनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं, अगर वो ग्रुप आसिफ की है, उस ग्रुप को खत्म करने के बजाय ये हमारे अरकान पार्लियामेंट अपनी तवज्जो अवाम को रिलीफ देने में लगाए, उनके लिए आसानियां पैदा करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमिर साहब दूसरी तरफ जिस तरह से अब आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुकूमत को तो इस वक्त अब फ्री हैंड मिल गया है, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन अवाम के लिए कोई फायदा आपको नजर आया 26वीं आईनी तरमीम में? कोई आपको लग रहा है कि अवाम के लिए भी कोई रिलीफ कहीं ना कहीं होगा, खासतौर पर अदालती कार्रवाइयों में? अगर हम शफाफियत की बात करें, एहतसाब के हवाले से बात करें, क्योंकि सियासी मदाखलत के खदशात तो अभी भी रहेंगे। देखिए अवाम के लिए ये तो एक है, हो सकता है कि अब जो आईनी बेंच से आईनी पॉलिटिकल केसेस उधर चले गए हैं, तो बाकी केसेस में अदालतों को जरा स्पीड अप केसेस हो जाए, जो कि हो तो अच्छी बात है, इसको मजीद तेज करना चाहिए। लेकिन जितना लोग तवक्को कर रहे हैं उस लिहाज से लोगों के लिए कोई नहीं है।
इवन मजहबी लोगों के लिए जो इस्लामी ध्यान रखने वाले लोग, सूद के खात्मे की बात है वो भी 2028 तक कही गई है। अब वो भी उसको भी वो शेड्यूल 2 में रखा गया है जो कि बाइंडिंग नहीं है, यानी ये नहीं कि लाजमी खत्म हो जाएगा 2028 तक। तो हमें लोगों को ये कहना चाहिए, अगर ये वाकई सूद को खत्म करना चाहती है हुकूमत, तो इस्लामिक बैंकिंग की हौसला अफजाई करे और प्लान दे कि अगले 4 सालों में ये खत्म हो जाए। इस्लामिक बैंकिंग का, इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग चल रही है ना, इसी को ही आगे बढ़ाना ना, इसको मजीद प्रमोट करें नेशनल बैंक के जरिए और बैंकों के जरिए। तो जो जहां कहीं ना कहीं रिलीफ तो मजहबी हवालों से ही लोगों को मिले, नजरियाती हवालों से ही लोगों को लगे, तो ये होना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे तो इस वजह से नुकसान होता है। हम सब का मसला है कि हम सब अवाम ही है ना, और हम अवाम की मीडिया जो है अवाम का नुमाइंदा होता है, अवाम की तर्जमानी करता है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल आप उठा रहे हैं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद की, जिन्होंने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इरफान महसूद ने भारत के मनीष शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। मनीष शर्मा ने 80 पाउंड वजन के साथ 2 मिनट तक लॉन्गेस्ट टाइम रिवर्स प्लैंक का रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन इरफान महसूद ने यह रिकॉर्ड 2 मिनट और 28 सेकंड्स तक होल्ड करके अपने नाम कर लिया है। और यह कोई पहली बार नहीं है कि इरफान महसूद ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा हो। वो अब तक 20 से ज्यादा भारतीय आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उनके क्लब ने भी 35 भारतीय रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इरफान ने फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के शोबे में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, जिनमें पुशअप्स, जंपिंग, जैक स्क्वाट्स और मुख्तलिफ वजन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। ख़ासतौर पर वो 100, 60 और 80 पाउंड वजन के साथ मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इरफान महसूद ने अब तक 17 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिनमें अमरीका, बरतानिया, चीन, स्पेन, फिलिपाइन, नॉर्वे और भारत शामिल हैं। उनकी मुसलसल मेहनत और लगन ने उन्हें पाकिस्तान के पहले मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मुनफरिद मकाम दिलाया है, जिन्होंने 8 साल के अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुकम्मल किए हैं। और अब तक इरफान महसूद 120 आलमी रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और उनके शागिर्द भी सफ़र में पीछे नहीं हैं। उनके 20 से ज़्यादा शागिर्द ऐसे भी हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इरफान महसूद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक फ़िटनेस और मार्शल आर्ट्स आइकॉन बन चुके हैं। उनकी कामयाबियाँ हमें सिखाती हैं कि सख्त मेहनत, लगन और इस्तकामत से हर ख्वाब पूरा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है इरफान महसूद, आपकी उनसे मजीद भी बात करवाते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको इस नई कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने एक और भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत डिफिकल्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो इंडिया के मनीष शर्मा के पास था। इसके लिए काफी मेहनत मैंने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रिकॉर्ड अप्रूव हुआ तो काफी खुशी महसूस हो रही। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से इरफान हम ये देख रहे हैं, ये आपका 120वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये तो सेंचुरी भी आप क्रॉस कर चुके हैं। आपकी इस कामयाबी के पीछे आखिर में राज क्या है? क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट के लिए। तो एक मुस्तकिल मिजाजी, वो जो एक मेहनत करने की लगन है, वो कहाँ से मिलती है आपको? जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने शुरू किए थे तो पहले यही था कि 1-2 रिकॉर्ड में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन जब मुझे अपनी फिटनेस का पता चला, जो मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैं सर्च करता गया, फिर मैंने एक वो बनाया था कि 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंशाल्लाह बनाऊंगा। जब 50 बने तो फिर ऐसे रिकॉर्ड और मजीद सामने आते गए कि वो भी मैं आसानी के साथ या इजली उसको मैं तोड़ सकता था। तो फिर 100 टारगेट मैंने बनाया। इंशाल्लाह भी मेरी वो कोशिश है कि 150 तक मैं ये टारगेट ले जाऊं। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं इस रिकॉर्ड की बात करूं जो कि मनीष शर्मा ने बनाया था, रिवर्स प्लैंक का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी, ये फिर आपने किस तरह से की, क्योंकि काफी मुश्किल था? मेरी मार्शल आर्ट की एकेडमी है, तो वहाँ पे मैं असर के टाइम चला जाता हूँ। वहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एमएमए की ट्रेनिंग, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वगैरह, फिटनेस की ट्रेनिंग वगैरह देता रहता हूँ। तो साथ में खुद भी अपनी प्रैक्टिस वगैरह जारी रखी हुई है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज वगैरह है हम वो करते रहते हैं। ये रिवर्स प्लैंक हम बगैर वेट के अपनी फिटनेस के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो ये वीडियो वगैरह मैंने देखी, ये रिकॉर्ड मैंने देखा था। इससे पहले भी एक रिकॉर्ड था रिवर्स प्लैंक का, वो 100 पाउंड वजन के साथ था, वो भी मैंने ब्रेक किया। ये दूसरा रिकॉर्ड था, तो ये भी इसके लिए फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की।
और ये ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हमने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर जब हम बात करते हैं उस टाइप की टेक्निकलिटीज़ हमारे पास नहीं है, सपोर्ट हमारे पास नहीं है, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, उस तरह के नामवर कोचेस अभी उस तरह नहीं है जिस तरह से पूरी दुनिया को अवेलेबल है, या दुनिया जिस तरह से रिसर्च करी इन तमाम चीज़ों पर। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड था इरफान जो तोड़ते वक्त आपको ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो? ये वो रिकॉर्ड तो तकरीबन मुश्किल ही होती हैं, डिफिकल्ट भी होती हैं, क्योंकि ये ओपन हर बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। और फिर ऐसे ममालिक हैं कि वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद होते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मौजूद होती है। हमें तकरीबन हर रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने में मुश्किल पेश आती है। अब 2 उंगलियों के साथ मैंने 100 पाउंड वजन के साथ 30 पुशअप्स किए थे, वो बहुत डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। ये जो रिकॉर्ड था ये भी काफी डिफिकल्ट है। जब आप 80 पाउंड वजन को उठाते और रिवर्स प्लैंक करते तो काफी इसके लिए भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तकरीबन रिकॉर्ड सारे डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके जो शागिर्द हैं वो भी हम देख रहे हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, उनकी कामयाबियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, उन्हें किस तरह से ट्रेन करते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी जो एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड लेवल पे तकरीबन मैं सर्च करता रहता हूँ। ऐसी कोई एकेडमी नहीं जहाँ से इंडिविजुअल अगर वो एज ए टीम हम काउंट कर ले 20 स्टूडेंट्स है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके। और सबसे जो हमारे लिए एजाज की बात है, 5 साल का जो मार्शल आर्टिस्ट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो भी हमारे क्लब से। हमारी कोशिश है कि हम अपनी फिटनेस को बेहतर से बेहतर बनाए और अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट को वर्ल्ड लेवल पे जो हमें एक प्लेटफॉर्म गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने प्रोवाइड किया उसके थ्रू हम वर्ल्ड लेवल पे दिखा सके। तो अपनी कोशिश हमने जारी रखी। ठीक है इरफान, तो आगे के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? कौन से नए रिकॉर्ड्स हैं जो तोड़ने का इरादा रखते हैं, उन पर काम कर रहे हैं या उन पर नजर है आपकी? कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैं काफी सख्त ट्रेनिंग मैंने शुरू की हुई है और कुछ रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किए हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज आप देख लेंगे कि हमने क्या चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दुबई में होने वाले हालिया बोर्ड इजलास के बारे में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, ताखीर का शिकार हो चुकी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस 20 अक्टूबर से शुरू होना थे, लेकिन ताहाल इस सीजन की तफसीलात तय नहीं की जा सकी हैं। जरा ये कह रहे हैं कि ना तो टीमें सामने आई हैं और ना ही शेड्यूल तय पाया है, जिसकी वजह से इवेंट में ताखीर हो रही है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का ताखीर का शिकार होना एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि यह पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे अहम टूर्नामेंट है जो हमारे क्रिकेट के मुस्तकबिल के सितारों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। ताहम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी से नई तारीखों का ऐलान जल्द मुतवक्के है और दूसरी तरफ दुबई में होने वाली ICC की बोर्ड मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC की सरबराही 6 साल तक अपने पास रखने का मंसूबा बनाया है और इस इजलास में पाकिस्तान में शेड्यूल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर ICC की प्रेस रिलीज में इस टूर्नामेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्या इस हवाले से कोई पसे पर्दा मसाइल हैं और क्या पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ICC के सबसे कम उम्र चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए नए आइडियाज़ और जिद्दत अपनाने की बात की है, लेकिन क्या ये तकर्री भारत के क्रिकेट पर बढ़ती हुई उजारादारी को मज़ीद तक़वियत देगी? जय शाह का ICC चेयरमैन बनना एक अहम पेशरफ भी है और ये देखना भी अभी बाकी है कि वो आलमी सतह पर क्रिकेट के फ़रोग़ में क्या इक़दाम करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ये ओहदा भारत के क्रिकेट पर उजारादारी को मज़ीद मजबूत कर सकता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा। ताख़ीर का शिकार होने से आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए अनवर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जहां से हमने फ्यूचर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने निकालना है, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्लानिंग है कि बिल्कुल 11th आवर में आके जो उन्होंने डेट्स अनाउंस की हुई थी, जो स्केड्यूल था कायद-ए-आज़म कप का, वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे उन्होंने कहा कि जी अभी नहीं हो सकता। और इस हवाले से जब हमने PCB ज़राए से ये मालूम किया तो उन्होंने कहा जी नई डेट्स जो है वो जल्द ही अनाउंस कर दी जाएंगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नॉन सीरियसनेस शो की जा रही है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके और सारी तवज्जो, ठीक है चैंपियंस
ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इसके फ्यूचर के लिए भी। लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जो पाकिस्तान की बेस है, जो रूट कॉज है, जहां से हमारा पूल इकट्ठा होना है, जहां से हमने प्लेयर्स जनरेट करने हैं फ्यूचर के लिए, और ऑलरेडी हम एक सेटबैक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पिनर्स को भी अगर आप सामने देख लें कि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि स्पिनर्स हमें नहीं मिल रहे, या फास्ट बॉलर्स की भी वो जो एक प्रोडक्ट हुआ करती थी वो हमें उस तरह नहीं मिल रही। तो अगर तो ये बिहेवियर रहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को जितनी ज्यादा वो अहमियत दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भी आए। तो वो अगर आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जैसा ये बड़ा डोमेस्टिक इवेंट है, इसमें ताखीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी कमजोरियों को जाहिर कर रही है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और अवामिल भी हो सकते हैं? बिल्कुल भी कोई और अवामिल नहीं है। जितने भी यहाँ पर क्लब्स वगैरह थे उनके कैंप्स भी स्टार्ट हो चुके थे, और प्लेयर्स जो थे डोमेस्टिक जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था वो अपनी फुल तैयारी में थे। लेकिन बिल्कुल 11th आवर में उनको कर दिया गया कि जी आप अपने क्लब के जो कैंप्स हैं वो वाइंड अप कर दें, और ये जो अपना शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंगली नहीं खेला जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आती है कि उनको ये स्ट्रीमलाइन करना चाहिए था और इसको अपने शेड्यूल के मुताबिक सारी अरेंजमेंट्स करके स्टार्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा है कि जो इंग्लैंड का जो टूर है और जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये दोनों चीजें जो है अनड्यू प्रेशर के तौर पे इस कप को जो है वो साइडलाइन करके चली गई। ठीक है, और आईसीसी बोर्ड मीटिंग अभी भी हुई, वो हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से वहां प्रेस रिलीज में कोई जिक्र नहीं किया गया, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि जैसा कि आईसीसी में इंक्लूजन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आसानियां नहीं बल्कि मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टफ टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, ये एंड नहीं हुआ। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही अच्छा मौके पेश किया हमारे चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग में, और सेटिस्फेक्शन शो की जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसा कि आपने कहा कि प्रेस रिलीज में उसका बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है, और ऐसी बात इस टॉपिक के हवाले से कोई भी पॉइंट रेज नहीं किया। लेकिन स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट है कि कोई नेगेटिव चीज भी सामने नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। दिस मीन्स के पॉजिटिव तरीके के साथ चीजें लेकर चल रही हैं, और एक बोर्ड ने नया स्टेप भी लिया है कि जितने भी डायरेक्टर्स बोर्ड्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है उनको भी इन्विटेशन देने का फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान जो इस हवाले से डेवलपमेंट कर रहा है और जो बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली सारी चीजें लेकर चल रहा है उसको आके मॉनिटर करें, ताकि किसी किस्म का जो chaos है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक नेगेटिव चीज हुई जरूर मेरी नजर में, आप क्या उससे इत्तेफाक करेंगे? हुआ यह है कि जब हम देख रहे हैं कि टीम यहां पर मौजूद है, इस वक्त टेस्ट सीरीज हो रही है इंग्लैंड की टीम के साथ पाकिस्तान की, तो ईसीबी की तरफ से जो बयान आया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि हिंदुस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से पाकिस्तान में होगी, ये आपको क्या लगता है, कैसा कमेंट है ये उनका? इस पर कमेंट करना बनता है जब वो खुद पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी से थोड़ा दूर कमेंट लग रहा था, और शायद उनका जो प्रोस्पेक्ट था वो मैक्सिमम यही हो सकता है कि इंडिया एक बड़ी क्रिकेटिंग मार्केट है, और स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के हद तक तो ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सी चीजें हो सकती है। यहाँ पे कमेंट बनता नहीं था ईसीबी के बोर्ड ऑफिशियल्स का, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको देख रहा है और ये आईसीसी का इवेंट है, ये पाकिस्तान की भी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आईसीसी ने मेक श्योर करना है कि इंडिया हैज टू कम हियर, और जितने भी अरेंजमेंट्स है पाकिस्तान के, अगर वो बाकी 7 टीम्स के लिए अप टू द मार्क है तो इंडिया के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इंडिया को आना चाहिए, और इन सारी चीजों को शायद अब ये आईसीसी के लिए भी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ये शक्ल टूटना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो टाइम लाइन है और जो होस्टिंग राइट्स है पाकिस्तान के, वो 3 वेन्यूज वहां पर ही मैचेस होंगे, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में, जो अनाउंस किए गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस किस्म का बयान ईसीबी बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब। ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमने देखा कि ऑप्शंस भी दी जा रही हैं कि हिंदुस्तानी टीम आए, सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर में अपने मैचेस खेलें और फौरन फ्लाई बैक कर जाएं। तमाम इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करने हैं, तमाम खर्चा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ही उठाना है। आपको क्या लग रहा है, इस तरह की ऑप्शंस देना दुरुस्त है, या फिर अब हम फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो फॉर श्योर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है कि ये टूर्नामेंट पूरा किसी भी हाइब्रिड मॉडल के बगैर पाकिस्तान में ही होगा। अब उसके लिए वो एक पॉजिटिव स्टेचर शो कर रहे हैं कि इंडिया को ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि देखें उनके पास कोई बहाना नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ अभी तक इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी कि उनको कोई सिक्योरिटी का इशू है या उनको बोर्डिंग या लॉजिंग का कोई इशू है। जब तक कोई ऑफिशियल चीज सामने नहीं आती तो शायद इस तरह की स्पेकुलेशंस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और हम भी यही लेंगे कि जिस तरह बाकी 7 टीम्स जो है वो सेटिस्फेक्शन शो करके पाकिस्तान आने का इंटेंशन शो कर रही हैं, उसी तरह इंडिया भी आएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाती तो यही रखा जाएगा, और ये आईसीसी के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो विंडो जो है वो श्रिंक होती जा रही है।
11th आवर में आप जो है होस्ट या वेन्यू चेंज करेंगे तो ये टूर्नामेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। तो इसलिए रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट कराने के लिए बिल्कुल रेडी है और आईसीसी की बोर्ड मीटिंग ने भी इस बात को वाजे कर दिया है कि किसी किस्म का कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट सामने नहीं आया। ठीक है। दूसरी तरफ अभी एससीओ समिट के लिए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब पाकिस्तान में मौजूद थे और उस वक्त भी ये सुनने में आया कि कहीं ना कहीं जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उस पर बात शुरू होगी। आपको लगता है कि उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मनाया जा सके। बिल्कुल भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार उन्होंने बात की और क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा से पाकिस्तान ने इनिशिएट की है। पाकिस्तान ने हमेशा से चाहा है कि पॉलिटिक्स को साइड पे रख के स्पोर्ट्स में और स्पेशली क्रिकेट, क्योंकि ये दो जो नेशंस हैं, कहा जाता है कि वन स्पोर्ट नेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिकेट को खेला जाता है, देखा जाता है, इसको पॉलिटिक्स में लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमारी फ्लिप साइड पे जो है ऐसा नहीं होता और हमने देखा कि इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि कोई ऐसा एससीओ के दौरान भी ऐसी चीज या ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया जहां पर इंडिया ने रेज किया हो कि उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या इस टूर्नामेंट को लेके वो नहीं आना चाहते। ये वही बात है अगेन कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस टूर्नामेंट के अगेंस्ट या ना आने के हवाले से या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो इंडियन मीडिया से जो है ना वो निकाली जाती हैं और जस्ट वो एक फ्लेवर चेक किया जाता है कि ऑडियंस का फ्लेवर चेक किया जाए, इसमें किसी किस्म की भी कोई ऑफिशियल नेचर मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था और वहां जाकर भी इंडियन मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि बिल्कुल दोनों डेलीगेट्स के दरमियान ये बात हुई है, इनिशिएट हुई है, एक विंडो जरूर ओपन हुई है और हमें शायद ये होप रखनी चाहिए कि इसको हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे लेकर जाएंगे और इंडिया की टीम जरूर पाकिस्तान आएगी। ये शायद पाकिस्तान इंडो पाक क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जरूर आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। जनूबी एशिया की तारीख में एक सुनहरी बाब रकम करने वाली नमीरा सलीम, जिन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से फ़ज़ाओं में अपना मकाम हासिल किया, उनकी कहानी एक ऐसी मिसाल है जो न सिर्फ कामयाबी की अलामत है बल्कि एक अहम सवाल भी उठाती है कि क्या हम अपनी मेहनत और कुर्बानियों को सही मानों में सराहते हैं। नमीरा सलीम एक बाहिम्मत खातून हैं जिन्होंने अपने वसाइल से खला में पहुँच कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया का नाम रोशन किया है। इस हवाले से खला के सफ़र में वो पहली पाकिस्तानी जनूबी एशिया की पहली खातून भी बन चुकी है और उनका ये सफ़र महज एक ज़ाती कामयाबी नहीं है बल्कि एक कौमी इज़्ज़त की अलामत भी है जिसे आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया है। उन्होंने 2006 से लेकर 2023 तक की अनथक मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मुतादिद प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना शामिल है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर नमीरा सलीम को अपने मुल्क में सरकारी सतह पर कोई ख़ास पजीरानी नहीं मिली। उन्होंने अपनी कामयाबी के बाद मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए दरख्वास्त भी दी, मगर हर बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। ये उनकी जद्दोजहद की कहानी है जो इस बात की अक्कासी करती है कि कैसे बाज़ औक़ात मेहनत और कामयाबी के बावजूद तस्लीम ना होने का दुख भी सहना पड़ता है। नमीरा सलीम अपने वसाइल से कई अहम इक़दामात भी उठा चुकी हैं, जैसे कि फ़्रांस के करीब मोनाको में पाकिस्तान का काउंसलेट खोलना, बैनुल-अक़वामी स्पेस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना और कई अहम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करना। उनकी मेहनत का ये सफ़र उनकी शख्सियत की क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि क्या हम अपने हीरो को पहचानते हैं। इस प्रोग्राम में हम नमीरा सलीम की शानदार कामयाबी के हवाले से बात भी करेंगे, उनकी कहानी भी सुनेंगे और उन्हीं से जानेंगे। नमीरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी खला में परवाज़ की तैयारी के सफ़र के बारे में पहले तो हमें कुछ बताइएगा कि किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी मुझे इनवाइट करने के लिए और ये इतनी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन दी है, आई रियली अप्रिशिएट इट। जी, खला में तैयारी करने के लिए तो मुझे 17 साल लगे ऑलमोस्ट, और इस दौरान हमने बेसिकली जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस है उसको डेवलप किया, जिसकी वजह से हर कोई जो है जो ड्रीम करता है स्पेस में जाने के लिए वो फ्यूचर में स्पेस में जा सकता है at a cheaper price and in countries जहाँ पे human space flight program नहीं है अभी। ठीक है, और आपकी खला में पहुंचने की जो ख्वाहिश थी ये कब शुरू हुई और इस सफ़र के लिए फिर कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, जिस तरह आप बता रही हैं कि 17 साल लग गए आपको?
जी, ये ख़ला में जाने की ख़्वाहिश तो मैं पैदा होते ही लेके आई थी इस दुनिया में, और मैं हमेशा कहती थी कि स्पेस मेरे डीएनए का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो 17 साल लगे वो इसलिए लगे कि हमारी जो कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसके साथ मैं गई स्पेस में, ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने एक कमर्शियल टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करके तो उसके बेसिस पे एक स्पेस लाइन बनानी चाहिए। तो वो स्पेस लाइन बनाने के लिए और स्पेसशिप्स और मदरशिप्स की फ्लीट बनाने के लिए हमें 17 साल लगे। इसमें बहुत ज़्यादा माइलस्टोन इवेंट्स थे जिसमें मैंने हिस्सा लिया, मैं हर इवेंट में मौजूद थी। और अब जो है मैं जो जब स्पेस में गई हूँ 1 साल पहले, तो मैं पहली उनकी फीमेल कस्टमर थी आउट ऑफ 700-800 पीपल। तो मैं इंसिडेंटली मैं सेकंड कमर्शियल स्पेस फ्लाइट पे गई थी, और अभी स्पेस फ्लाइट्स हमारी रुक गई हैं 2 साल के लिए, क्योंकि अभी एक नई फ्लीट बन रही है जो कि ज्यादा मॉडर्नाइज और ज्यादा हाईटेक होगी। तो इसमें मैंने एक पायनियरिंग रोल अदा किया है जी पूरी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इस सफर के हवाले से बताइएगा कि इस दौरान किसी खास चैलेंज का आपको सामना करना पड़ा हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लगा हो आपको? जी, चैलेंज तो था, और वो इसलिए था कि कंपनी के डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए थे। जो हमने ये 17 साल का सफ़र किया वर्जिन गैलेक्टिक के साथ, उसमें मतलब जो पूरी टीम थी वो चेंज हो गई थी। जो नए लोग आए उनके साथ डील करना डिफ़िकल्ट था, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था जाने से पहले, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। अब मैं ज़्यादा इस वक्त बात नहीं कर सकती, बट या मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल करते हुए ये खला का सफ़र अपना कंप्लीट किया, बिकॉज एंड में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। ठीक है, और खला में जाने के बाद फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने किस तरह से की, और ये कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए? ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज मैं पाकिस्तान का जो झंडा है वो खला में लेके गई, और मैंने उसको बाद में प्रेजेंट भी किया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे आरिफ अलवी साहब, मैं आई थी वापस पाकिस्तान, और मुझे ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया था फ्लैग जाने से पहले, और मैंने फिर वापस आके और भी कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को प्रेजेंट किया था, क्योंकि मैं एक से ज्यादा फ्लैग लेके गई थी अपने साथ। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी बताया, जो डिटेल्स हमारे साथ भी शेयर की गई हैं कि आपने अपने वसाइल से फिर बहुत ज़्यादा अहम इकदाम भी किए, जैसे कि मोनाको में कॉन्सुलेट खोलना, इस बारे में मज़ीद बताइएगा। जी, मैं मोनाको में पहली एजाज़ी कौंसल थी पाकिस्तान की, और ये मैंने खोली थी जी 2011 में। मगर क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ 1997 से लेके अब तक, तो मैंने वहाँ पे शुरू में सारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे खुद पर्सनली किए थे, और मैंने दोनों कंट्रीज़ को एक्रेडिट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इसमें 9 साल लगे। और 2009 में हमारी एक्रेडिटेशन हुई, और 2011 में मैं एजाज़ी कौंसल बनी। मगर 2013 में जी ये सारे जो एजाज़ी ओहदे थे ये ख़त्म कर दिए गए थे, तो उस वजह से ये एक पोजीशन भी चली गई, जिसका मुझे बहुत दुख है, और ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो नमीरा साहबा, कितना महंगा ये शौक है? आम लोग अगर जिसकी ख्वाहिश है वो किस तरह से इसको पूरा कर सकता है? देखिए, मैं जब टिकट मैंने लिया था 2006 में, तो उस वक्त तो $2 लाख इसकी प्राइस थी। लेकिन अभी जो मिनिमम प्राइस है वर्जिन गैलेक्टिक की वो 450,000 मतलब $4.5 लाख है। लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकती है, और बाकी कंपनीज जो है वो मिलियंस में इस वक्त चार्ज करती हैं। तो ये वक्त के साथ साथ प्राइस कम होगी इंशाल्लाह, और हर कॉमन मैन के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो स्पेस में जा सकें, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो मून और मार्स पे भी मूव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, आपने कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे, या आपके हमने देखा रिजर्वेशंस थे, आपने सरकारी सतह पर अवार्ड के हुसूल के लिए भी दरख्वास्त दी, लेकिन उसमें पसीर आज नहीं मिली। ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्यों कर ऐसा हुआ? ये निहायत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू नो मैं स्पेस में तो लास्ट ईयर गई हूँ, मगर जो मेरा पहला सिविल अवार्ड था 2011 में जो मुझे दिया गया था, प्रेसिडेंट जरदारी ने उस वक्त दिया था, और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी की रिकमेंडेशन पे, तो वो उसको और मेरी स्पेस फ्लाइट जो कि मतलब आप समझ लें 12 साल बाद हुई, उसमें इतना गैप है, और मैंने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में मेरा एक रोल है, मेरा एक नाम है, मेरी एक नॉन प्रॉफिट है, आई एम नोन एज अ स्पेस डिप्लोमेट। हमारा जो नॉन प्रॉफिट जो मिल है उसका पहला स्पेस मिशन मैं इस वक्त
उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने मुझे फ्री लॉन्च दी है, और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्ड करेंगी ये स्टूडेंट्स के साथ। तो इतना बड़ा रोल, और फिर मोनाको में डिप्लोमेटिक रिलेशंस करना, तो बीच में भी कोई सिविल अवार्ड नहीं दिया गया। और जब मैंने अप्लाई किया लास्ट ईयर स्पेस में जाने से पहले, तो वो बाकायदा तौर पे जो मिनिस्ट्री कंसर्न थी उन्होंने उसको ब्लॉक किया। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि लोग इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं और इतना डिस्करेज कैसे कर सकते हैं किसी को जो अपने रिसोर्सेज पे एक पाकिस्तानी अपनी सिंसियर एफर्ट्स के साथ इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है कंट्री को। ठीक है, अब चलें पाकिस्तान की तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो आपकी जो कामयाबियाँ हैं उसका एतराफ़ अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया, लेकिन किसी और एशियन कंट्री ने किया हो, क्योंकि आप एशिया की भी पहली खातून हैं जो कि इस हवाले से काम करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। नहीं, एशिया में तो मैंने कोई ऐसा जाके किसी को अप्रोच नहीं किया, बट यूएन के साथ क्योंकि मेरा काम है और वो मैंने बहुत ग्लोबल लेवल पे किया है स्पेस इंडस्ट्री में, तो यूएन की तरफ से इतनी रिकग्निशन ज़रूर मिली है कि जो मेरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज किया गया है, और मेरे टॉप नॉच पार्टनर्स हैं इस वक्त स्पेस इंडस्ट्री में। और मैंने पाकिस्तान की स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। हमारी स्पेस एजेंसी जो है उसके लिए मैंने बड़ी से बड़ी जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री में उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया कि उनके साथ पार्टनरशिप्स बने। रशियन स्पेस एजेंसी के साथ मैंने इंट्रोड्यूस किया जी सुपार्को को थ्रू वन ऑफ माय इवेंट्स इन मोनाको, जहाँ पे चेयरमैन सुपार्को भी आए थे। तो ये एक प्राइवेट सिटीजन होने के बावजूद मैंने बीइंग अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस सेक्टर के लिए भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है विद टाइम कॉन्टैक्ट सारे जो है मतलब वो डिस्कनेक्शन ही हुआ है इन द एंड। ठीक है, अच्छा आपकी जो स्टोरी है, जब हम पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों की बात करते हैं, खासतौर पर ख़वातीन के लिए बात करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी मोटिवेशन रखती है। आने वाले दिनों में आपके फ्यूचर जो प्लान्स हैं वो क्या हैं? जी इंशाल्लाह मेरी स्टोरी जो है, आई एम वेरी प्राउड के स्कूल बुक्स वगैरह में यहाँ पब्लिश हुई है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत सारी बुक्स में हुई है पब्लिश, क्योंकि साउथ एशिया से मैं पहली हूँ। तो मेरी जो है ग्लोबल पब्लिकेशंस में भी बहुत ज़्यादा मुझे मेंशन किया गया है। फ्यूचर में यही है जी कि मतलब मैं अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है काम अपना बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि स्पेस की जो अवेयरनेस है वो दुनिया में बढ़े और इससे दुनिया में अमन कायम हो। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर स्पेस में जाना चाहती हूँ एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये जो स्पेस फ्लाइट थी हमारी बहुत शॉर्ट थी और इसमें पता भी नहीं चला जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस। तो आप बस इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बहुत जल्द एक और स्पेस फ्लाइट जो है वो हो सके मेरी। ठीक है, और पाकिस्तान में स्पेस साइंस के हवाले से जो काम हो रहा है उस पर क्या कमेंट करेंगे? आपको लगता है कि इनफ काम हो रहा है यहाँ पर? आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हैं जो काफ़ी काम कर रहे हैं और उनको इनकरेज करना चाहिए। इतना ज़्यादा तो नहीं है, मगर एक दो ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर इसको सीरियसली कर लें प्रमोट और इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करें, पार्टनरशिप्स करें, तो मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है स्पेस सेक्टर में। ठीक है, और जो भी अभी तक आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, एक लंबा अरसा आपने इस तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ये लोगों के साथ किस तरह से शेयर करेंगी आप? मैं जी अपने सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव तो नहीं हूँ, मगर जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं मैं उसमें इस वक्त सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, अपनी स्पेस फ्लाइट का एक्सपीरियंस, अपनी थॉट लीडरशिप स्पेस इंडस्ट्री में और जो फ्यूचर है प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का इन दिस वर्ल्ड विच विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन टू गो टू स्पेस। तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और मेरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के काम को फॉलो करें। और मैं तो चाहूँगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मेरे जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करके तो उसमें मतलब स्टेम एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में, जिससे हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि छोटे सैटेलाइट्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। आई वुड लाइक टू वेलकम एनी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमीरा सलीम साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑनलाइन राइड सर्विस फराहम करने के लिए मुतादिद इदारे काम कर रहे हैं, ताहम पहली बार ऐसा हुआ है कि ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स के लिए शी ड्राइव्स के नाम से ऑनलाइन राइड सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। शी ड्राइव्स के साथ सिर्फ ख़वातीन और ट्रांसजेंडर राइडर ही मुंसलिक हो सकती हैं, जबकि ये सर्विस भी सिर्फ ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स के लिए ही होगी। ऐसी ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स जो एक बाइक, गाड़ी या रिक्शा चलाना जानती हैं वो रजिस्टर हो सकती हैं। शी ड्राइव्स में ख़वातीन और ट्रांसजेंडर की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अहमियत भी दी गई है। शी ड्राइव्स ऐप में हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर कोई भी अपने आप को गैर महफूज समझता है तो वो खामोशी से हेल्प का बटन अगर टच करता है तो फिर उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उन्हें ट्रेस भी किया जा सकता है। और यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि ख़वातीन के लिए रोज़गार के कई शोबे भी मुयस्सर हैं, लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इस हवाले से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। शी राइट से न सिर्फ उन्हें एक बाइज्जत रोज़गार मुयस्सर आएगा, बल्कि अगर उनकी कम्युनिटी के अफराद को सफ़र के दौरान भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल होता है। लोग जुमले भी कसते हैं, जबकि मर्द राइडर्स के साथ सफ़र करते हुए भी वो खुद को गूज समझते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शी ड्राइव्स के CEO अमास फारूकी और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाली माया मलिक ने भी हमें शो में ज्वाइन किया। उन दोनों से आज आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अमास, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अमास, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आइडिया किस तरह से आपके ज़हन में आया, इसकी बुनियाद क्या थी, क्या ऐसी वजूहत थी कि आपने कहा कि ये हमें करना चाहिए? इसमें बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है, इनको बहुत सामने हेरेसमेंट के फेस करना पड़ता है। रास्ते में जब बस में ट्रैवल करती हैं तो लोग उनको तंग करते हैं, मतलब उनको अजीब हाथ लगाते हैं और वो तंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी वो सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें भी उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ड्राइवर होता है, अगर गाड़ी में जा रही है तो ड्राइवर उनको सारे रास्ते देखते रहते हैं, या उनको कहीं अगवा करने की कोशिश करते हैं, या उनके नंबर लेके उनको बाद में तंग करते रहते हैं। तो शी ड्राइव्स बेसिकली जो है कि इसमें यह है कि आपके जो कैप्टन्स और पैसेंजर्स हैं वो सिर्फ फीमेल्स हो सकते हैं या ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं। इसमें ना हमारे मेल्स बैठ सकते हैं ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या लग रहा है सर्विस जो है ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह से तब्दीली लेकर आ सकते हैं? किन पहलुओं को सोचकर फिर आपने कहा कि इसको हम स्टार्ट करें? एक पहलू तो ये हो गया कि हमें इन तमाम लोगों को सेफ्टी भी फराहम करनी है, वो तमाम फैसिलिटीज़ देनी है जो हमें भी अवेलेबल हैं और वो भी उससे उसी तरह से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए जब आप देखते हैं तो उनके लिए आपने एक फ़ायदों की कोई लिस्ट बनाई कि इनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए बेसिकली ये देखें, जो एक भीख मांग रहा है या कोई डांस कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उनके लिए भी कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जो वो हमारी तरह एक अच्छा रोज़गार कमा सकें, प्राउड फील कर सकें कि हम भी एक अच्छा चीज़ कर सकें। क्योंकि वो हमारे में से ज़्यादा, उनमें अल्लाह ने अगर एक चीज़ उनसे ली है ना तो उनको ट्रिपल चीज़ें दी हैं, तो वो ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर वो उनको एक रोज़गार मिलेगा और एक अच्छी इनकम मिलेगी, क्यों वो गलत काम करेंगे? तो अगर अच्छा एक इनकम मिल सकती है, अगर अच्छा रोज़गार मिल सकता है तो वो अच्छी राह पे ही आएंगे ना, बुरे काम में तो नहीं आएंगे। तो भीख मांगना भी छोड़ देंगे और गलत चीज़ें भी छोड़ देंगे और अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, माया मलिक ने भी हमें शो में इस वक्त ज्वाइन किया है, वो भी शी ड्राइव से इस वक्त मुंसलिक हैं। माया, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने शी ड्राइव में शामिल होने का फैसला क्यों किया? बेसिकली मैं घर पे फ्री होती थी और मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं होता था। हाँ, इवन कि हम लोग कहीं पे जाते थे ना काम करने के लिए तो वो नहीं रखते थे, कहते थे कि मुआशरा ख़राब होगा या यहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा हमें रखने से। तो यह है कि मैंने ड्राइविंग सीखी हुई थी काफ़ी टाइम से ना, मुझे शौक़ था, तो मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं जहाँ पे ना ऐसे अर्निंग कर सकूँ। तो ऐसे ही मुझे पता चला कि ऐसे शी ड्राइव एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया और मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। अब मैं अपना अच्छा एक रोज़गार कमा रही हूँ। ठीक है। अच्छा माया, जैसे आपने बताया कि पहले आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत हर्डल्स थे, लोग जॉब्स पर नहीं रख रहे थे। शी ड्राइव जब से आपने ज्वाइन किया है, आपने क्या तब्दीलियां देखी हैं? इसमें आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? हालांकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से हमें अमास भी बता रहे हैं कि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ना मेल राइडर जो हैं वो इसमें सफ़र कर सकते हैं, ना मेल कैप्टन इसमें होंगे। जी, इसमें यह है कि हम अपने आप को हम भी महफूज समझते हैं और फीमेल्स भी अपने आप को वो महफूज ही हमारे साथ एक अच्छा वो सफ़र कर लेती हैं कि कोई उन्हें ना उन्हें प्रॉब्लम होती है ना हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इवन के हम लोग भी कहीं आना जाना होता है तो वो हमारे लिए कि ईजी रहता है। ठीक है, आसानी है। ठीक है। अच्छा अमाज, आपने किस तरह से फिर कांटेक्ट किस तरह से कर रहे हैं तमाम लोगों से? किस तरह से अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं, या लोग आपको ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो किस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग अभी प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। हमारा ये है कि बेसिक एप्लीकेशन iOS पे और एंड्रॉयड पे डाउनलोड करें। ऑनलाइन ही आप एज अ कैप्टन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही एज अ पैसेंजर रजिस्टर कर सकते हैं। जब कैप्टन रजिस्टर करते हैं आपको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अगर गाड़ी है या बाइक है उसकी रजिस्ट्रेशन बुक और उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी 24 आवर्स के अंदर हमारी जो टीम है वो उसको वेरीफाई करती है। ठीक है। और अगर वो ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर को हम ऑफिस में बुलाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वाकई में वो ट्रांसजेंडर हैं, कोई फेक तो नहीं बना हुआ। ठीक है। और ये हमारी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, जैसे भी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही आपने इनिशिएटिव लिया, आई गेस 8 सितंबर को इसका आगाज़ हुआ, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स इस हवाले से किए कि ये पाकिस्तान में एक और स्कैम या एक और फ्रॉड शुरू होने लगा है। उस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर कमेंट करें कि उसका क्या एक हल हो
सकता है जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये एक स्कैम होगा? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया उसके कोई अराउंड 1 वीक बाद लोगों ने वीडियोस लगाना लग दी कि एक नया फेक आ गया, एक नया फ्रॉड पाकिस्तान में शुरू हो गया है कि मर्द जो होंगे वो मेकअप करके बैठ जाएंगे और दुपट्टा पहन के बैठ जाएंगे। इससे बेहतर नहीं है कि हम ओरिजिनल मेल्स के साथ ही सफ़र कर लें। ठीक है। तो उनको कहना ये है मेरा कि अगर आपको ये शक है तो आप आएँ हमारे ऑफिस, हमारी वेरिफिकेशन टीम प्रॉपर बैठी है। अगर आप खुद भी वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स चला रहे हैं वो वाकई में ट्रांसजेंडर्स हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मेल्स नहीं है जो मेकअप करके दुपट्टा पहन के बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जब ख़वातीन ने आपके साथ सफ़र किया उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी आपके साथ बॉन्डिंग कैसी थी? क्या किसी ने कभी एतराज़ किया या कभी किसी ने कोई ऐसी बात की हो जो आपको लगा हो कि उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में भी काम करने की ज़रूरत है अभी? अभी तक तो इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। मैं काफ़ी राइड्स यूज़ कर चुकी हूँ, इवन 200-300 मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई भी इस तरह का नहीं हुआ। इवन कि वो फ्रैंकली इतनी बात करती हैं हमसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई फ्रेंड वगैरह बैठा हुआ है हमारे साथ सफ़र कर रहा है। सिक्योर फील करती हैं अपने आप को, क्योंकि देखिए इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ट्रांसजेंडर जो ख़वातीन हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इतना फ्रैंकली हो जाते हैं। ठीक है। और इस सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो हमने देखा कि ऐप में एक हेल्प का बटन भी शामिल किया गया है, उसके थ्रू ट्रेस भी किया जा सकता है अगर आपको कहीं किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है या पैसेंजर को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसमें ये चीज़ भी है कि इवन के होता है कि मेल भी अगर राइड कर रहा है तो हम अगर जाके उसको देखेंगे कि मेल है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमें कोई फील हो कुछ तो हम सिक्योरिटी का बटन वो प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन मास किस तरह से इसको मतलब आपने सिलेक्टिव बनाया है कि फिर सिर्फ ख़वातीन ही इस राइड में बैठ सकती हैं या ट्रांसजेंडर्स ही हैं? इसमें बेसिकली ये है, मैं आपको 100 ऐड कर दूं कि हमारे जो पैसेंजर्स हैं ना, अगर फीमेल पैसेंजर है, अगर उसको ट्रांसजेंडर और फीमेल कैप्टन शो हो रहे हैं तो वो अपनी चॉइस का कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो ट्रांसजेंडर से कंफर्टेबल है तो वो ट्रांसजेंडर के साथ जा सकते हैं, अगर फीमेल के साथ कंफर्टेबल है तो फीमेल के साथ जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कैप्टन के पास भी यही है कि वो भी अपनी पसंद का जो है ना पैसेंजर चूज़ कर सकते हैं। अगर इन केस कैप्टन के पास अगर मेल आ जाता है, वो अगर फेक बन के फीमेल बन के वो अगर राइड करवाता है तो हमारे जो कैप्टन है वो उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे राइड, और वो हमें बताएंगे और हम उस पर प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है। अभी तक कितने कैप्टन्स हैं जो कि शी ड्राइव्स का हिस्सा बन चुके हैं, या अगर हम कहें कि कितनी राइड्स अभी तक हो चुकी हैं, कितने राइडर्स को आप ये सर्विसेज फराहम कर चुके हैं? अभी तक हमारे 60 कैप्टन्स हैं और 1200 के करीब हमारे पैसेंजर्स हैं। ठीक है। और अभी अराउंड हमारी कोई 1200-1300 हमारी राइड्स हो चुकी हैं। ठीक है। और जितने भी लोग अब आपके साथ काम कर रहे हैं वो इस काम को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा तो इसमें वक्त दरकार होगा कि हमने अगर इन तमाम लोगों को, ट्रांसजेंडर्स की जब हम स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में स्टिग्मा है, कुछ टैबूज मौजूद हैं, सड़कों पर वो मौजूद हैं, सिग्नल्स पर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने की तरफ नहीं आना चाहते। आप समझते हैं उनके लिए एक अच्छी मोटिवेशन है ये कि वो भी इस मांगने के अमल से निकलें और वो अपना एक बाइज़र रोज़गार कमा सकें? देखें, अगर हमारी एक फ़ीमेल है, उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसे कोई कमाने वाला नहीं है, वो घरों में जाके सफाई करती है, वो जाके पार्लर में काम करती है, लोगों के आगे भीख मांगती है कि मैंने अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, मैंने कहा घर का किराया देना है। तो अच्छा नहीं है कि वो उर्दू में भी हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश में भी है, अगर वो चलाना चाहे तो आराम से चला सकती है। उसमें 2 से 3 बटन ही होते हैं जो उसको एक दफ़ा सिखा दें, वो आराम से अपना रोज़गार कमा सकती है। ना किसी आगे हाथ फैलाना है, ना किसी के आगे भीख मांगनी है, और आराम से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है क्या सक्सेस रेशो इसकी होगी? इसको मज़ीद किस तरह से इसका जो नेटवर्क है वो फैलाया जाएगा? इंशाल्लाह इसी साल के अंदर इसको हम कराची में भी लेके जाएंगे, इस्लामाबाद में भी लेके जाएंगे, मुल्तान में भी लेके जाएंगे, और सक्सेस इसका रेशो जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। मैं आप इस हवाले से कुछ एडअप करना चाहेंगी? आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, या आपकी कम्युनिटी में अगर आपकी बात हुई हो, कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं? मेरे काफ़ी कम्युनिटी के फ्रेंड्स वगैरह मैंने उनको बताया, वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यह है कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक इज़्ज़त का रोज़गार है, तो आप लोग ज़रूर आएँ और इस पे आप इज़्ज़त का रोज़गार कमा सकते हैं। कि इंसान को ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए काम कि जहाँ से आप इज़्ज़त की अर्निंग कर सको। ठीक है। अच्छा, जैसे शुरू में भी आपने कहा था कि आपके पहले पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे में कि फिर काम पर नहीं रखा जाता और थोड़ा सा ज़रा जो बिहेवियर है वो बड़ा गलत इख्तियार किया जाता है। आपने जब से ये काम शुरू किया है, अपनी पर्सनैलिटी में फिर आपने क्या चेंजेस देखे? कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इंसान में? ऐसे ही है, ये है कि अब लोग उस नज़र से थोड़ा कम देखते हैं। अब ये है कि उन्हें पता है कि एक इज़्ज़त का रोज़गार कर रही है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो मुझे एक अच्छा मुकाम मिला है और मुझे इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं अब। ठीक है। अच्छा अमास, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मज़ीद इसको तौसी देनी है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? क्योंकि हर किसी के पास
गाड़ी मौजूद नहीं है, हर किसी के पास रिक्शा मौजूद नहीं है, उसके भी कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कंपनीज तो जो राइड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। कंपनीज जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, लोगों को अपनी ही राइड्स हैं वो लेकर आनी है। इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें, ख़वातीन का, जैसे आपने खुद एग्जांपल दी, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है या कोई मुश्किलात में इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से अफोर्ड होगा उनके लिए कोई भी राइड खरीदना? हमारे ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारा ये है कि हम कुछ टाइम तक इनको बाइक्स भी देंगे जिनके बाइक्स नहीं, ताकि वो अपना एक रोज़गार कमा सकें। ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और वो आराम से अपना कमा सकें, या इनको इंस्टॉलमेंट से बाइक ले देंगे ताकि इंस्टॉलमेंट देते हैं और साथ साथ अपना अर्न करते हैं। ठीक है। और ये इनिशिएटिव कब तक प्लान है? जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में जाने का प्लान तो अब आप कर रहे हैं, ये इस प्लान पे आपको लगता है कब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा? विदिन 2 to 3 months इंशाल्लाह। ठीक है। और बड़ी स्पीड से काम हो रहा है इस पर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये जो आइडिया बेसिकली आपने जनरेट किया शी ड्राइव का, ये आपने मुआशरे में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी, लेकिन इसका कोई रूट कॉज ऐसा बना जिसमें आपने शुरुआत में देखा कि यार ये मुश्किलात लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? एकदम से तो आइडिया जनरेट नहीं हो गया होगा, पहले भी किसी ऐसे इशू पर आप काम कर रहे हैं? इसमें बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि जब फीमेल्स होती हैं ना, वो हर कोई गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता जी। तो वो बाइक पे उनको लिए सफ़र करना मुश्किल होता है क्योंकि आगे मेल चला रहे होते हैं। तो इसमें ये होगा कि चला भी फीमेल रही होगी, पीछे फीमेल ही बैठी होगी और एक राइड का जो फेयर होगा वो भी कम होगा, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक चीप पड़ती है, तो अगर ये बाइक इस्तेमाल करेंगे तो इजीली वो आराम से जा सकते हैं, सेफ भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मास फारूकी, CEO शी ड्राइव, और माया मलिक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव पाकिस्तान में लिए जाते हैं उनको हम तमाम लोगों को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, और ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बड़ा एक अच्छा रोल भी अदा कर सकते हैं हम लोग, कि वो ऐसे लोग जो इस वक्त हमें सिग्नल्स पर नज़र आते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अमाज ने बताया कि इट्स बीन मोर देन अ मंथ और 60 कैप्टन्स उनके पास रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें इस वक्त ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं, और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे अब मौसम के हवाले से, जहां देख रहे हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम इस्लामाबाद और गिरदोनवा के हवाले से इस वक्त बात करें तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है सिंध और बलूचिस्तान के भी जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। और आज के मौसम के बारे में भी महकमा मौसमियात के हवाले से जो पेशन गोई इस वक्त सामने आई है, कराची में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने भी ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से अभी भी हम देख रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि कराची में गर्मी का जोर अभी भी बरकरार रहेगा, तो कब से उम्मीद है, कब से जोर कम होना शुरू होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में तो रवायती तौर पे अक्टूबर गर्म महीना होता है, मई और जून के बाद तीसरा गर्म महीना अक्टूबर ही होता है इत्तेफाक से कराची में। उसकी वजह ये होती है कि मानसून जैसे सितंबर के मिड तक या तीसरे हफ्ते तक पहुंचकर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद एक तरह से ट्रांजिशनरी महीने होते हैं ये दोनों, अक्टूबर और नवंबर दोनों। तो इसमें हवा का रुख जब तब्दील होता है, कराची में आपको पता है कि टेम्परेचर माइल्ड रहता है, या एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हाई नहीं जाता ड्यूरिंग मानसून, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक सी ब्रीज अच्छी तेज रफ्तारी से रहती है, प्रिवेल करती रहती है, तो उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हुआ करता। जैसे अक्टूबर आता है तो वो सी ब्रीज चूँकि बहुत डिमिनिश हो जाती है, मानसून हवाएं पीछे रिट्रीट कर जाती हैं, तो सी ब्रीज ना होने के बराबर होती है। हवा का रुख शुमाल से शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक, उन तीन अतराफ से जब कराची के ऊपर होता है तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। और फिर ये महीना इत्तेफाक से दिनों भी रहा, एक लो प्रेशर एरिया बना कराची से नीचे जनूब में बना, खासा जनूब में वो ओमान की तरफ ही निकल गया, लेकिन उसके बायस भी सी ब्रीज एक तरह से मुअत्तल रहती है, उसके अंदर चूंकि सी ब्रीज ट्रैप होती है। अभी एक और लो प्रेशर भी बना हुआ है जो इस वक्त ओमान और नीचे यमन के साहिल के करीब है, तो आज या कल तक वो उसका असर रहेगा, तो उसके बायस भी सी ब्रीज थोड़ा रुक कर आ रही है या नहीं आ रही। और दूसरी वजह ये है कि वही शुमाल मगरिब शुमाल मशरिक से हवाओं का रुख है, तो यूँ कराची का टेम्परेचर मुसलसल 37, 38, 39 इस रेंज में चल रहा है पिछले हफ्ते से, और ये सिलसिला इस हफ्ते भी रहेगा। अब देखिए 27 या 28 के बाद फिर अक्टूबर के जो बिल्कुल आखिरी दिन होंगे उसमें कदर कमी आएगी इसमें, कि जब सी ब्रीज कदरें बहाल होगी तो टेम्परेचर नीचे आएंगे फिर। ठीक है। और चित्राल और दीर समेत अभी ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चंद मकामात हैं वहां पर भी बारिश की तवक्को है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल से उसमें है कुछ एरियाज में केपी के जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं उसमें मलाकंड वीएन में चित्राल दीर और पाराचनार उस तरफ, और जो पूरी एक्स फाटा की पट्टी है उसके ऊपर, और फिर वही सिलसिला आगे बादलों का जो है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ भी दाखिल होगा, कश्मीर के चंद एक इलाकों में, तो कई केपी के चंद एक इलाकों में अच्छी दरमियानी शिद्दत की बारिश है, खासकर चित्राल साइड पे और जो मिलिका दीर का इलाका है उन एरियाज में, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी कई हल्की कई दरमियानी बारिश है। तो 2 या 3 दिन का वक्फे से इस तरह से है वहां पर इस तरह का वेदर रहने का इम्कान। तो उन इलाकों में जाहिर है कि उसके बाद फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। ठीक है। और दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है, हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है फिर उतनी ही ज़्यादा सर्दी भी होती है। इस साल भी आपको लग रहा है यही एक्सपेक्टेड है? देखिए जी, अभी तक तो जो फोरकास्ट है ना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, आपको पता है कि रवायती तौर पे जो सर्दियों का सीजन गिना जाता है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक 3 महीने जो है ना विंटर सीजन के होते हैं, शुमाली जो हमारा कुराए अर्ज है इस पर। तो उसमें दिसंबर तक की फोरकास्ट है कि उसमें तो मामूल से ज्यादा टेम्परेचर है, यानी अब अगर कोई सर्दी काबिल जिक्र आएगी तो दिसंबर के वस्त के बाद आएगी। तो फिलहाल तक की तो प्रेडिक्शन ये है कि मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है टेम्परेचर बेशतर जगहों पे। हाँ, जगहों पे आपको पता है कि इंडिविजुअल पॉकेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर जिनका वेदर दूसरी जगहों से डिफरेंट होता है, तो वहां पर तो सर्दी होगी, उसमें शिद्दत होगी। अभी से गिलगित वगैरह की तरफ, स्कर्दू की तरफ तो टेम्परेचर रात का सिंगल डिजिट में चला गया है, यानी गिलगित में 4-5 रहता है, स्कर्दू में 1 जी लोग हैं, तो उसके बाद और थोड़ी सी वहाँ सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पूरे की जब आप एवरेज एज ए होल बात करते हैं तो उसमें ये इम्कान यही है कि कोई बहुत ज्यादा शिद्दत की सर्दी नहीं है, कम से कम पहला जो महीना डेढ़ होगा उसमें। ठीक है। और दूसरी तरफ नॉर्दर्न एरियाज में जो टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी है वो आप क्या समझते हैं, क्या है इस वक्त, क्या सर्दी की शिद्दत आजकल के दिनों में है वहां पर? देखिए, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में तो सर्दी है, खासकर रात के सुबह की सर्दी। दिन में अभी भी ठीक है टेम्परेचर, यानी 20s में है तो टेम्परेचर दिन में सर्दी इतनी नहीं होती, लेकिन जाहिर है रात की और सुबह की सर्दी बढ़ गई है। तो टूरिस्ट अगर वहाँ उन इलाकों में जाते हैं, यानी कागान नारान का इलाका हो गया, ऊपर बाबूसर हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो वो फिर अकॉर्डिंगली लेटेस्ट वेदर कंडीशन या फोरकास्ट देखकर अपना प्लान कर सकते हैं। तो उसमें वही रात और सुबह की सर्दी है फिलहाल, दिन की तो इतनी सर्दी नहीं है। दिन को तो आपको पता है कि यूजुअली फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते में जाके फिर मौसम ज्यादा सर्द हो जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ स्मोक के हवाले से भी जरा अपडेट कर दीजिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को, जो जब हम देख रहे हैं तो इस वक्त फिर से एक बार लाहौर जो है वो में टॉप पर दिखाई दे रहा है। तो ये सिलसिला स्मोक का जो है ये कब तक जारी रहेगा? ये तो अनफॉर्चुनेटली अब आगे ही बढ़ता जाएगा, इसमें ज़्यादा शिद्दत आती जाएगी, इसलिए कि बिल्कुल ड्राई कंडीशंस हैं। आपको पता है कि कोई अच्छी बारिश का स्पेल हो जाए तो फिर तो उसमें एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है और स्मॉग में भी कमी आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर और नवंबर तो वैसे ड्राई मंथ होते हैं और बिल्कुल बिलो नॉर्मल या बिलो एवरेज रेनफॉल की प्रेडिक्शन है दिसंबर तक की। यानी ये जो अगला दिसंबर तक के 2.5 महीने बाकी हैं, इसमें बहुत कम बारिश है, मामूल से ना होने के बराबर। लाहौर और गिरदुनवाइन एरियाज में खासकर तो स्मोक की जो कंडीशन है वो खराब होती जाएगी, एयर क्वालिटी और स्मोक बढ़ती जाएगी इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मौसम की सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ अपडेट की है, आपके साथ शेयर करते हुए की है। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको तुर्की के सफ़र के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे, जो कि खूबसूरत मुल्क है और जिसमें तारीखी मकामात भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं और तफरीही सरगर्मियों का भी हसीन इम्तजाज मौजूद है। तुर्की मगरबी एशिया का ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तानी सयाहों के लिए एक मकबूल मंजिल भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान से तुर्की जाने वाले सयाहों की तादाद में भी इस वक्त बतदरीज इजाफा हो रहा है और हर साल हज़ारों पाकिस्तानी शहरी तुर्की के हसीन मनाजिर और सकाफत का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस सफ़र के लिए कुछ अहम मराहिल हैं जिनको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें वीज़े की ज़रूरत है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले शहरियों के लिए तुर्की का सफ़र करने से पहले विज़िट वीज़ा हासिल करना लाजमी है। आपको अपने सफ़र की जो प्लानिंग है उसके साथ साथ वीज़े की दरख्वास्त की तैयारी भी करनी है।
है। दरख्वास्त दहिंदगान को तुर्की के विजिट वीज़ा के लिए अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में दरख्वास्त जमा करवानी होगी और ये सेंटर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और ये आपको अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने में मदद भी फराहम करते हैं। वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते वक्त आपको तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करनी होंगी, जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी तस्वीर हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, टिकट की तफसीलात हैं, होटल की बुकिंग है और दीगर ज़रूरी मालूमात भी शामिल हैं। क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर आपके जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना इंतहाई अहम है ताकि आपकी जो दरख्वास्त है वो बग़ैर किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं वीज़े की फ़ीस के हवाले से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हालिया ऐलान के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा फ़ीस सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में नकद अदा करना होगी। सिंगल एंट्री तुर्की विजिट वीज़ा के लिए जिस तरह से सफारत खाने की फ़ीस है वो $60 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो तकरीबन 16 से 17 हज़ार रुपये बनती है। जबकि मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा अगर आपको चाहिए तो फिर उसकी फ़ीस $190 है, यानी तकरीबन ये 52 से 53 हज़ार रुपये के करीब पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं। और ये जो हम फ़ीस आपको बता रहे हैं ये फ़ीस आपकी दरख्वास्त की नौइयत के मुताबिक डिफरेंट भी हो सकती हैं। सिफारत खाने की फ़ीस के अलावा अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर भी अपनी जो खदमात आपको पेश कर रहा है उसकी फ़ीस भी वसूल करता है, जो कि इस बात पर मुनहसिर है कि आपने वीज़े की दरख्वास्त के लिए किस ज़ुमरे का इंतखाब किया है। आम दरख्वास्त के लिए फ़ीस $65 यानी तकरीबन 18 हज़ार रुपये के करीब है जब हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जबकि VIP दरख्वास्त के लिए ये फ़ीस $80 यानी 22 से 23 हज़ार रुपये वसूल की जाती है। तो टर्की का जो एक सफ़र है वो आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस भी हो सकता है। वहाँ पर टूरिज़म को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, अपना जो कल्चर है, जो सकाफ़त है उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तमाम एक जो वीज़ा प्रोसेस है इसको अगर आप अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, तमाम तकाज़ों को पूरा करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जो दरख्वास्त है वो जल्द अज जल्द वो फिर अप्रूव भी हो जाती है। और अगर ये दरख्वास्त आप जमा करवाते हैं आपका सफ़र जल्दी मुमकिन भी हो सकेगा। तुर्की की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान का अच्छा इस्लामी बरादर मुल्क भी है, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं और टूरिज़म को जिस तरह से वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज़म के हवाले से जितना काम किया जा रहा है उसके कुछ मनाजिर हम आपको नियो की स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा प्रोसेस में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। तो स्पेसिफिकली आज हमने ये जो प्लान था, इसीलिए जो प्रोग्राम का ये हिस्सा था इसको डिज़ाइन किया गया ताकि फ़ीस के हवाले से भी आपको अपडेट कर सकें, क्योंकि फ़ीस में भी कमी की गई है। हम देख रहे हैं कि एम्बेसी, टर्की एम्बेसी की तरफ से, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इसमें सहूलत भी हो रही है। जब हम इन अमाउंट को डॉलर्स में देखते हैं तब तो ये बहुत कम बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉलर के रेट की वजह से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो स्टिल हमें फ़ीस ज़्यादा लगती है। लेकिन प्राइसेस को पहले से बहुत ज़्यादा कम किया गया है, फैसिलिटीज़ को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपनी ये दरख्वास्त तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करा सकते हैं। और अगर आप VIP दरख्वास्त भी दे रहे हैं तो ये $80 बनती है, तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपया ये बनता है। और वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों का रुझान सिर्फ टूरिज़म के लिए बाहर जाने के लिए ज़्यादा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कोशिश ये करें कि किसी न किसी तरीके से किसी ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं जहां पर अपना रोज़गार बेहतर कर सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो ये भी एक अच्छा प्लान हो सकता है। बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो तुर्की में ऑफ़र किए जा रहे हैं। नेशनैलिटी के लिए रियल इस्टेट के थ्रू बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, लोगों को अट्रैक्शन दी जा रही है कि वो रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उन्हें टर्की की जो सिटीज़नशिप है वो भी मिल सकती है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो तुर्की हमें ऑफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इस वक्त इस्तिफ़ादा करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।